इससे क्या होता है कि जो बॉडी के लेवल का इम्बैलेंस होता है वो ठीक होना शुरू होता है। हमारा ध्यान ही नहीं जाता हमारे सामने कौन क्या टच कर रहा है या क्या कर रहा है। तो क्या करते हैं जनरली, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, एक ये है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज है, मुझे एंग्जाइटी है। क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत आएगा। मुझे कि उसके बारे में थोड़ा कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मुस्कान मिश्रा और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए चैटरबॉक्स Q&A सीरीज का एपिसोड नंबर 2। हमने पिछले एपिसोड्स में काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करे और हम आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं आप सभी के पॉजिटिव फीडबैक के लिए। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। OCD से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आई नो आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे, सो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस आवर वेरी ओन, आवर अमेजिंग नंबर 1 OCD एक्सपर्ट। शी इज नन अदर देन डॉक्टर कशिका जैन मैम। थैंक यू मुस्कान। मैम आई मस्ट से आपकी YouTube फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। मैम जिस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, उनकी सारी चीज़ों को इतना डिटेल में समझाते हो, इट्स कमेंडेबल। एंड मैम मैं जब भी आपके कमेंट बॉक्स को देखती हूँ आई फील सो हैप्पी, बिकॉज कमेंट बॉक्स में ना लोग जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे आप उनकी इतनी हेल्प कर रहे हो, शायद वो ये चीज़ कभी अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर वो ट्रैवल नहीं कर पाते इतनी दूर तक, या शायद वो अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते या सपोर्ट नहीं करती उनकी फैमिली, बट जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर वीडियोज़, जस्ट आप इतना डिटेल में बताते हो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें, बहुत लोग हील हो पा रहे हैं लिटरली। मैम आपके कमेंट सेक्शन में इतना लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि दे आर हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? सो मुस्कान, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ये सभी मेरे डियर वंस हैं, सो मेरी फैमिली है बेसिकली ना। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब मुझे भी पता चलता है कि लोग घर बैठे ही ठीक हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ठीक हो। और जब पता चलता है कि हाँ घर बैठे वास्तव में लोग ठीक हो रहे हैं तो मेरे दिल को बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आपके अंदर के गहरे भाव होते हैं वो शब्दों में व्यक्त करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। सो ये लोग मेरे अपने ही हैं। जब ये रोते हैं, परेशान होते हैं और इस तरह से इनके मैसेजेस मिलते हैं कि परेशानी हो रही है, तो भी मुझे दुख होता है। और जब ये अपनी हीलिंग जर्नी शेयर करते हैं कि ये रिकवर कर रहे हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। बेसिकली मैं इनसे बहुत गहराइयों से जुड़ी हुई हूँ। राइट, दैट तो वी कैन सी थ्रू योर एक्सप्रेशंस आल्सो, एंड आपके कमेंट्स से भी पता लगता है कि आप बहुत कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा। बट मैम आई वुड लव टू कॉम्प्लीमेंट यू, आप बहुत प्रिटी लग रहे हो आज सच में। थैंक यू सो मच। और आप भी बहुत प्यारे हो। थैंक यू मैम। मैम मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। सो जूजू, मिस्टर जूजू, आई डोंट नो ये क्यों लिखा है जूजू वर्क, प्लीज थोड़ा अच्छे नाम लिख दो करो अपने। सो मैम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम रिलीजियस OCD, आई एम इन क्लास 12th and it's affecting my studies and my daily life. Please ma'am, I continuously fear that God will do something bad to me if I don't pray every second. I think it's a very big disease. I don't know what it is, but he's asking, please tell me what should I do? Okay. सो आपको लगता है कि अगर आपने हर सेकंड प्रेयर नहीं करी तो गॉड आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे? जो आपके साथ कुछ बुरा कर दे वो गॉड है ही नहीं, गॉड की क्वालिटी नहीं है। एक्चुअली ये तो इंसानों की क्वालिटी है कि अगर मेरे को इसने नमस्ते नहीं करी, मेरे को पूछा नहीं, मेरी तारीफ नहीं करी, तो चलो अब इसको मज़ा चखाते हैं, ठीक कर देते हैं। right. ये भगवान की कोई क्वालिटी नहीं है। सो भगवान कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हम इंसानों की एक लिमिटेशन है। हम जैसे खुद हैं हम ऐसा ही भगवान को मान बैठे हैं कि जैसे हम इंसानों के साथ क्या होता है कि अगर कोई हमसे प्यार से बात करेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम थोड़ा सा चढ़ जाते हैं, ठीक है, फिर हम भी उसके साथ अच्छा करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने हमारे को थोड़ा सा इग्नोर किया या हमें उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दिया, है ना, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, हमें ना ऐसे बौखला देती हैं कि हम फिर थोड़ा चिढ़ से जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन नेचर होती है। लेकिन ये भगवान की कोई क्वालिटी नहीं है। भगवान को आप प्रेयर करो, उनका कोई गुणगान करो, पूजा पाठ करो, नहीं करो, किस विधि से कर रहे हो आप, कौन सी जाति के हो आप, कौन से भगवान के रूप को मान रहे हो, इस सब से भगवान का कोई लेना देना नहीं होता है। ये बेसिकली इंसानों ने बनाया है, इसीलिए इतने वैरायटी ऑफ भगवान है। इतने सारे भगवान के रूप हैं, क्योंकि ये सब हम मनुष्यों की कहीं ना कहीं एक कल्पना है, मेटाफर्स हैं, यानी कि अपनी अभिव्यक्ति है। जिसने जिस रूप में जाना, जिस रूप में समझा, उसने उस तरह से अभिव्यक्त किया। और सभी वर्गों ने, सभी कम्युनिटी, समाज ने, धर्म, जातियों अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियाँ बना दी और उनका प्रचार किया गया। सो प्रचार आज ही नहीं है कि कमर्शलाइज किया जाता है हर चीज़ को, एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं। पहले मोड अलग थे।
तो पहले प्रचार बहुत किस्सों कहानियों के माध्यम से होता था, शास्त्र लिखे उसके माध्यम से होता था। ये सब चीजें ऐसे प्रचार की गई और इसमें डर इसलिए फैलाया गया ताकि लोग फॉलो करें। right. क्योंकि डर से जोड़े बिना लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये नहीं कहा जाए कि भगवान कोई नाराज नहीं होंगे और आप बैठकर घंटों तक पूजा कर लो या ये चढ़ा दो आप या इतना दान दे दो, ओके पागल है, मैं क्यों दूं, मैं क्यों करूं? ठीक है, लेकिन अगर उससे कोई डर जोड़ दिया, देखो तुम्हारा को पाप लग जाएगा, तुम्हारे परिवार पे संकट आ जाएगा, तुम्हें मनचाही जिंदगी नहीं मिलेगी, कुछ भी अगर भगवान का कहर टूटा तो तुम बीमार हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाए। जब डर जोड़ा जाएगा तब उस डर की वजह से इंसानी दिमाग क्या होता है, सोचने समझने की शक्ति खो देता है, बौखला जाता है। right. अगर किसी की भी बुद्धि पर ताला लगाना हो, उसे डरा दो या उसे बहुत गहरे में लालच दिखा दो, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाएगी उस टाइम पर। तो ये बहुत ज़्यादा इस तरीके का प्रचार हमेशा से रहा है कि भगवान ऐसे कुछ भी प्रकोप कर देते हैं या कुछ बुरा कर देते हैं। कोई भी परम शक्ति कभी भी आपका कुछ भी बुरा नहीं करेगी। आप चाहे उनको प्रेयर एक बार करो या बिल्कुल भी मत करो, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक महज डर का विचार है जो आपके मन में आता है कि मुझे हर सेकंड प्रेयर करनी है, नहीं तो भगवान कुछ बुरा कर देंगे। अब आप एक बात बताइए कि कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, हाँ। तो क्या उन्हीं को ही सूर्य अपनी धूप देते हैं? उन्हीं को ही विटामिन डी मिलता है? नहीं ना। जो लोग नहीं मानते सूर्य को भगवान, नहीं जल चढ़ाते, उनको भी वही मिल रहा है जो चढ़ाने वालों को मिल रहा है। राइट। तो इसका मतलब है ये प्राकृतिक है, ये ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। राइट। लेकिन उसको भी कोई जल चढ़ाना कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, श्रद्धा है, चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाओ। तो ईश्वर ऐसे है, निष्पक्ष। आप कुछ करो तो भी वो आपको वही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप नहीं कुछ करोगे तो भी आपको ब्लेसिंग्स वही दे रहे हैं। तो अपने आप को डर से मुक्त करो। ये सारे जो बंधन हैं, जो बेड़ियां हैं डर की, ये सब समाज में फैलाई गई हैं। इनको सही तरीके से फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर कर अपने आप को बीमारी का शिकार कर लेने से ये बहुत ज्यादा है। तो अवेयरनेस का लेवल बढ़ने से जब आप अपने अंदर के उस डर की जंजीरों को तोड़ते हैं और फिर आप बिना प्रेयर करे, आप देखिए वो परम शक्ति है जिसने आपको यहाँ पर भेजा है, वो आपकी ऐसे ही रक्षा करेगी। आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं जीवन में करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये एक फेक डर है जो आपके दिमाग को घेर रहा है, और भगवान की कि हे भगवान आप परम शक्ति हैं, तो बस दिल से दिल तक बात हो जाए। ये सब चोचलेबाजियों की क्या जरूरत है? एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया कि कैसे भगवान सबके लिए सेम है, सबको अच्छा मानते हैं, सबको उतना ही प्यार करते हैं, बस आप अपने कर्म अच्छे रखें, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल राइट। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो मैम अली नाजिम पूछते हैं, मैम फीडोफीलिया का ट्रीटमेंट बता दीजिए कि उसके बारे में थोड़ा, कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए इस तरीके की पर्टिकुलर थीम में क्या होता है कि इंसान के मन में बच्चों के लिए सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। वो इमेज भी आ सकती है, किसी के मन में थॉट्स भी आ सकती हैं, या बच्चों के आसपास होने पर उस पर्सन को कुछ ऐसे अपने अंदर सेंसेशन अर्जेस भी फील हो सकती हैं। अब क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऐसा अवस्था हो जाती है कि उसके मन में अनचाहे इस तरीके के विचार बन रहे हैं, और स्वभावतः अधिकांश लोग अच्छे ही होते हैं जो इस तरीके की मानसिकता नहीं रखते कि वो किसी बच्चे को ऐसे। सोसाइटी में वो लोग भी मौजूद हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का गलत काम करते हैं। आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी गलत काम के केसेस हम लोग इतने पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अच्छे ही होते हैं। अब किसी भी ऐसे अच्छे व्यक्ति के मन में इस तरीके के विचार आ रहे हैं जो कि उसकी कोई डिजायर नहीं है, उसने कोई प्लान नहीं किया, उसने कभी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। सो उसको क्या हो रहा होता है कि अंदर से ना उसको अपराध बोध, ग्लानि की भावना आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि मतलब मैं कितना गंदा जलील सा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ, मेरे मन में बच्चों को लेकर इस तरीके के थॉट्स बन रहे हैं इस तरीके से। तो वो उसको ना अंदर अंदर उसकी अंदर आत्मा ही कचोटती रहती है, उसको गिल्ट होता रहता है कि ये क्यों है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि ये सब अनवांटेड है। ऑटोमेटिकली ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि ऐसे दिमाग आ जाती है कि किसी बच्चे को ऐसे उसके बम पर चोट लिया, या इस तरीके से कि किसी बच्चे को किस कर लिया। ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग आ सकती है, इमेजेस भी ऐसे, थॉट्स भी इस तरीके से। तो क्या करते हैं जनरली, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो ना अवॉइड करने लगते हैं बच्चों को, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर वो बच्चों को बहुत ज्यादा अवॉइड करने लग जाते हैं। अवॉइडेंस भी आपके माइंड के लिए एक एक्शन है।
और अवॉइडेंस से आपका माइंड उन चीज़ों को और स्ट्रांग करता रहता है, मतलब उसको एक मैसेज दे दिया कि ये खतरे वाली सिचुएशन है, Okay. तो वो आपको और ज़्यादा अलर्ट रखेगा, फिर बार बार उस चीज़ का रिफ्लेक्शन कोई इमेज थॉट के रूप में आता रहेगा। तो सबसे पहले तो अवॉइड नहीं करना है और अपने आप को इन थॉट से आपको सेपरेट करके रखना है कि आपके माइंड में इस तरीके के थॉट्स विजुअल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये आपकी रियलिटी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपकी रियलिटी होती तो आप इतना परेशान थोड़े ना होते इससे। राइट। अगर जो लोग गंदे लोग जिसको हम कहें कि जो छोटे बच्चों के साथ घिनौना काम करते हैं, उन्हें तो करते वक्त भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल। उन्हें तो करते वक्त भी कोई ग्लानि अपराध बोध नहीं होता है, वो तो उसमें भी मतलब अपना मजा ढूंढते रहते हैं। ठीक है, बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी जान पर बना है, उन्हें क्या मतलब होता है, वो तो इंसानी जानवर होते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता। तो आपको ये हो रहा है, मतलब आपकी कोई ऐसी डिजायर नहीं है, कोई भी ऐसी इंटेंशन आप रखते नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं की आपने, कभी मौके की तलाश नहीं ऐसे कर रहे हैं, कभी कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये एक बीमारी है, इसको जस्ट एक बीमारी के रूप में देखें। और इसको बच्चों को अवॉइड करने की बजाय बच्चों के आसपास रहें और इन विचारों को विटनेस बनकर देखें। जब आप विटनेस बन जाते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो विचार अपना दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। विचारों में ताकत नहीं है, आपके ध्यान में ताकत है। जिस विचार पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हो, उसको ऊर्जा दे देते हो आप, और वो चीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी शक्ति को छीनो, उसकी ऊर्जा को तोड़ दो, वहीं पर वो कनेक्शन, वो विचार अपने आप ही कम होने लग जाएगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी सब घटनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे आप बच्चों के आसपास जब रहेंगे तो आपको एविडेंस रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत आएगा। अगर सपोज कीजिए मैं किसी के साथ मिसबिहेव करूंगी, तो वो बच्चा हो बड़ा हो, चिल्लाएगा, चीखेगा, मारेगा, काटेगा, किसी को बुलाएगा, कुछ तो कुछ करेगा ना। बिल्कुल। ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत आएगा। अब आप जाकर बच्चों के बीच में देखिए कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। कॉन्फिडेंट फील कीजिए, अपने अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाइए और इस थॉट पर फोकस करने के बजाय, इससे अपने आप को जोड़कर ग्लानि महसूस करने के बजाय अपराध बोध महसूस करें, खुद को नाम देने कि मैं कितना गंदा घिनौना इंसान हूँ, ऐसा हो रहा है, ये सब करने के बजाय आप फेस करें सिचुएशन। अपनी एंग्जाइटी के लेवल को रिलीज करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करें, एक्सरसाइज करें और एक्सपोजर करते रहें। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने अवॉइड करना बंद किया और एक्सपोजर करना शुरू किया, आप ओसीडी के चंगुल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। वाओ, कितने अच्छे तरीके से मैम ने बताया अभी कि आपको गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे इंसान हो, इट्स जस्ट आपके थॉट वैसे आ रहे हैं, आप उनमें वर्क कर सकते हो और ठीक हो सकते हो। एग्जैक्टली, थॉट्स हम नहीं होते हैं, थॉट जस्ट एक कॉग्निटिव प्रोसेस है हमारे अंदर। सर से लेकर पांव तक इतने सारे ऑर्गन्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अब ऐसे माइंड भी अपना काम कर रहा है। कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें डिफेक्टिव माल नहीं बनता। तो हमारे ब्रेन की फैक्ट्री में भी डिफेक्टिव थॉट्स, इमेजेस बन जाते हैं। बस उसे डिफेक्टिव माल को अलग करना आना चाहिए हमें, कि कचरा अलग करना है, फिल्टर करना है। मैम, आपने लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई थी कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, आप अपने आप को थर्ड पर्सपेक्टिव के पास रख के सोचो कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में, तब आप उसको बहुत कॉन्शियसली समझ पाओगे, अवेयर हो पाओगे। बिल्कुल, आपको विटनेस के रोल में रहना है कि कॉग्निटिव ड्रामा चल क्या रहा है। हाँ। ठीक है, तो अब आप मूवी देखते हो तो आपको पता है सब ड्रामा चल रहा है, ये आप उसमें अटैच थोड़ा ना हो जाते हो। बिल्कुल ऐसे ही आप मेंटल स्क्रीन पर जो ड्रामा चल रहा है उसे देखो, डिटैच रहो, आपको पता चलेगा कि कोई भी थॉट आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। ये जो टॉर्चर हो रहा है ये सिर्फ इस इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है कि हम मान रहे हैं कि जो थॉट आ रही है वो हमारी रियलिटी बता रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वंडरफुल। सो मैम, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज धर्मेंद्र जी ने पूछा है, मैम प्लीज हेल्प मी, आई एम फेसिंग ओसीडी प्रॉब्लम अबाउट हेल्थ, आई डोंट वॉक, आई फील अनस्टेबल, मैम माई टेस्ट रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट माई हार्ट बीट इंक्रीज सडनली, आई फील फियर whenever I go outside. Ma'am, please help me. I have faced this problem from past 10 years. I've wasted a lot of money on medicines, but now I have no for sessions. I have no money for sessions basically. अच्छा, सो देखिए, जो हेल्थ एंग्जाइटी है वो धीरे धीरे ओसीडी का रूप ले लेती है। टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, इंसान मेडिसिन भी ट्राई करता है और उसको एक वहम सा रहता है कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो हेल्थ प्रॉब्लम है। अब वो चाहे उसको खड़े होने में दिक्कत आ रही है ना, उसको हार्ट बीट बढ़ जा रही है या कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो एंग्जाइटी को पूरा परमानेंट क्योर करने के लिए आपको अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर भी काम करना है, यानी कि माइंड के लेवल पर, और आपको अपनी बॉडी के लेवल पर भी काम करना है। तो एंग्जाइटी को आपको डाउन रखने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल वे में, यानी कि एक नॉर्मल रेंज में रखने के लिए आपको एक हैबिट ज़रूर अपनानी है, और वो है डेली बॉडी मसाज। ओके।
आप ऑयल वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मियों में आप कोकोनट ऑयल लें और विंटर्स में आप सेसमी ऑयल लें और उसको हल्का सा वार्म करके अपनी बॉडी की बहुत अच्छी तरीके से मसाज करें, तो जो एक्सेसिव एयर होती है वो बैलेंस रहती है, क्योंकि शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस जब डिसबैलेंस हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो ये एंजाइटी की प्रॉब्लम, वात इज़ रिस्पॉन्सिबल कि जब अंदर से अननेसरी, मतलब कोई एक्टिव वरी नहीं है आपके, कोई भी ऐसा थॉट पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस एक यही है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज है, मुझे एंजाइटी है, लेकिन कुछ ऐसा बार बार कोई ट्रिगरिंग थॉट नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी उस एंजाइटी के लिए प्रोग्राम्ड हो गई है। तो उसकी प्रोग्रामिंग को रिवर्स करने के लिए आपको ऑयलिंग सबसे अच्छा है। नाक में गाय का घी 2 बूंद, दोनों ऐसे 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में डालना, इससे दिमाग में बहुत ज़्यादा शांति रहती है। और आपको पैरों के तलवे में सरसों का तेल गरम कर कर ज़रूर लगाना है, इससे एंजाइटी में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरा, आपको वायु बढ़ाने वाले जो खाना पीना होता है, जैसे कि गोभियाँ हो गई, मटर हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, जो बादी बनाने वाली चीज़ें जिसको कहते थे, उस सब को आपको अपनी डाइट से अभी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल निकाल देना होता है। मौसम के अनुरूप ही आपको फल और सब्जियाँ खानी होती है। माइंडफुलनेस ईटिंग जितना करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी के लेवल का इम्बैलेंस होता है वो ठीक होना शुरू होता है, और बॉडी एंड माइंड का कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से बनता है। अब मेंटल लेवल पे मान लीजिए आपको यही थॉट आ रहा है कि मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड है कुछ भी, जैसे किसी को अगर हार्ट बीट में बढ़ रही है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। सो अगर कुछ भी ऐसा हेल्थ ओसीडी है तो किसी इंसान के मन में कोई डिजीज का या कुछ है या हो जाएगी का प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा अगर थॉट है, तो आप अपने टेस्ट रिपोर्ट्स को जितने भी आपने कराए हैं या जितने भी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है उसको एविडेंस बनाकर बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएं कि आपको कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं है जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसा हो जाएगा। अनसर्टेनिटी ऐसी नहीं है। अब ऐसे तो हम सभी को कोई भी सर्टेनिटी नहीं है ना, अभी हम ठीक बैठे हैं, कुछ हो सकता है, तो लाइफ अनसर्टेन सभी की है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि एक एक पल का भी नहीं पता है। बिल्कुल। सो इसलिए समझिए, अगर सपोज कीजिए हमें कुछ हो गया तो पता लगने वाला तो रहेगा ही ना नहीं कुछ हो गया, और अगर अभी इतने सालों से हम परेशान हैं और कुछ नहीं हुआ तो समझ जाना चाहिए फेक अलार्म है। बिल्कुल। भाई आप बता रहे हैं 10 साल हो गए हैं आपको, तो 10 सालों में आप ठीक ठाक हैं, तो यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो जो आपके पास रिपोर्ट्स हैं उसको एविडेंस बनाइए और अपने 10 सालों का अनुभव की परेशान होने के अलावा कुछ हुआ नहीं है, ये जस्ट फेक है, उसको बनाकर अपने आप को बार बार एक ही चीज बोलते रहिए, मंत्र बना लीजिए इसको, मैं स्वस्थ हूँ और हर दिन मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होता जा रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, हर दिन मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होता जा रहा है, इसको मंत्र बना लीजिए। और आप देखिए 21 दिनों तक इस मंत्र जाप को करते रहिए आप, आपके अंदर गहरे अवचेतन मन में ये चीज बैठ जाएगी और जो बैठाएंगे उसका रिफ्लेक्शन आने लगेगा। एब्सोल्युटली मैम, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, भले ही इसमें थोड़ी चीजें वेग थी, थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन काफी डिटेल में जिस तरह से आपने बताया, स्पेशली वो घी वाला, मेरे को एकदम से लगा कि दादी वगैरह करा करती थी उस टाइम पे कि लेट जा, तेरी नाक में थोड़ा तेल डाल देते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इसका इतना इफेक्ट पड़ता है वात पे, आपने जो बताया। एक्चुअली कहते हैं ना, नास्या ही शिरोद्वारम, अगर आपको सब में कुछ भी अंदर पहुंचाना है तो नाक के जरिए पहुंचाया जा सकता है। तो नाक में जब आप घी डालते हैं तो उससे जितना भी एक्स्ट्रा एयर प्रेशर आपके अंदर होता है और जिससे एंजाइटी प्रोड्यूस, यानी कि आप ओवर एक्टिव हुआ होता है ब्रेन, वो सब स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता जो है, ओवर थिंकिंग जो हो जाती है, है ना। तो इसमें भी तो क्या है, वो ऑब्सेशन बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। और मैम इसलिए भी जैसे आप बताते हो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो इसलिए ब्रीदिंग तो मेरा फेवरेट है। मैं कोई भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले डियर वंस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और इतना बताती हूँ तब भी पता नहीं ये लोग कितने शैतान है कि आधा अधूरा करते हैं। मैम आपको डांट लगानी पड़ेगी अपनी फैमिली को, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके मैम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयमाला कुमारी जी ने पूछा है, मैम मेरे को क्लीनिंग का ओसीडी है, बहुत गलत विचार भी आते हैं, बट बहुत परेशान हूँ, मेरी हेल्प कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, बहुत दवाई खाई है, कोई फायदा नहीं हुआ, प्लीज हेल्प मी मैम। ओके, सो आपने ये नहीं लिखा कि आपको क्या विचार आते हैं, क्लीनिंग का ओसीडी है। अब क्लीनिंग का ओसीडी है तो किसी को इसलिए क्लीनिंग करने का होता है कि उसको लगता है कि सब गंदा गंदा है, किसी को शुद्ध शुद्ध का लगता है, राइट, किसी इंसान को जर्म्स का लगता है, तो सबको अलग अलग लगता है। और भी बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर ये क्लीनिंग नहीं करी तो मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, तो कुछ भी लग सकता है। तो वो क्या लग सकता है ये तो है नहीं। फिर आप लोग प्लीज़ अपने क्वेश्चंस ना बहुत डिटेल में लिखें कि आपके मन में क्या विचार आता है, आप क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्या कंपल्शन करते हैं, आपको क्या स्पेसिफिक डर है,
मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था, जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा उतना बढ़िया सोल्यूशन आपको मिलेगा। बिल्कुल। अब क्लीनिंग का है तो देखिए, कोई भी ओसीडी थीम हो, ये जो आपके दिमाग में बार बार चीज़ रिपीट हो रही है, आपको अर्ज आ रही है, या आपको जो भी डर लग रहा है, जो भी विचार आ रहा है, आपको समझना है कि ओसीडी फेक है। ओके। यानी कि ओसीडी जो भी आपको बताता है वो बस उसके अंदर एक फॉल्स कोई चीज़ अंदर बैठ गई है, उसकी वजह से वो बार बार आपको वो चीज़ रिपीट करा रहा है, क्योंकि आप उस पर एक्शन ले रहे हैं अवॉइड कर या कुछ भी आपने एक अपना कंपल्शन बना लिया अपनी एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए, इसलिए वो चीज़ आपके अंदर रिपीट हो रही है, आपके अंदर का ओसीडी स्ट्रांग हो रहा है। हर व्यक्ति के अंदर 2 to 3% ओसीडी का पैटर्न होता है। सभी लोग कुछ चीज़ बार बार एक्सपीरियंस करते हैं, सोचते हैं, कुछ चीज़ें दोहराते हैं, लेकिन क्योंकि वो रेंज में रहता है, जिस तरीके से हमारे शरीर में अगर हम अभी अपने टेस्ट कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, अपना डायबिटीज़ कराएंगे, कुछ भी इससे तो एक रेंज तो आएगी ना। हाँ जी। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैंने अपना डायबिटीज चेक कराया तो कुछ भी नहीं आएगा, एक रेंज में तो आएगा ही ना। बिल्कुल। लेकिन वो रेंज से आउट हो जाएगा तो डायग्नोसिस बनेगा कि ये डायबिटिक है। ओके। तो ऐसे ही ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन वाले पैटर्न सबके अंदर होते हैं, तभी तो वो बढ़ जाते हैं। राइट। तो आपके दिमाग में कोई थॉट आया, आपने उस थॉट को अंडरस्टैंड किए बिना आपने बस ये कि दिमाग की गुलामी बजा ली कि दिमाग ने प्रेजेंट किया है तो उस पर एक्शन लेना है, इससे डर जाना है। तो आपने उस पर फोकस कर बिना उसे समझे कुछ एक्शन तो लिया ही होगा, तो अवॉइड करना डर के मारे, या कुछ एक्शन लेना शुरू करा होगा, इसलिए ओसीडी आउट ऑफ रेंज हो गया, विकराल रूप में आ गया और आपके गले पड़ गया। राइट। तो क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है तो बहुत स्पेसिफिक तो मैं आपको क्या बताऊं, इतना बता सकती हूँ कि ओसीडी में जो भी आपके पर्टिकुलर थॉट आ रहा है, आपका फियर जो भी आपका है, उसकी फेकनेस को पहचानिए और अपने माइंड को बार बार उसकी यूजलेसनेस बताइए कि कितना यूजलेस है, और आप उस पर एक्शन लेने की बजाय अपनी वैल्यूज डिसाइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके अंदर क्लीनिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा ब्रेन जो हमारी वैल्यू हिरार्की होती है उसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अब क्लीनिंग किसी की वैल्यू बढ़ गई है तो उसे क्लीनिंग बहुत दिखाई देगी, यहाँ गंदा वहाँ गंदा, और इसने यहाँ छू दिया और उसने वहाँ छू दिया। और जिसकी क्लीनिंग वैल्यू ज़्यादा नहीं है, जैसे मेरे जैसे रफ एंड टफ इंसान की है, कहीं पे भी बिठा लो, ठीक है ना, कुछ भी छूने को कह दो, कुछ भी ऐसे, तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता हमारे सामने कौन क्या टच कर रहा है या क्या कर रहा है, कहाँ गंदा है कहाँ साफ है, हम लोग नहीं, क्योंकि और वैल्यूज हमारी हैं। तो आप अपनी वैल्यू हिरार्की दोबारा से बनाइए, यानी कि आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं। और जब आप अपने दिमाग को बताएंगे कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, आपका वो परिवार भी हो सकता है, आपके लिए कोई किताब पढ़ना भी हो सकता है, कोई और क्रिएटिविटी भी हो सकती है, आपकी नौकरी भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ें, तो उस पर आप बार बार अपने ब्रेन को सजेशन दीजिए कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे अपने आप को उधर इन्वॉल्व कीजिए, तो आपका फोकस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें अभी आपको नजर आती हैं, आपका दिमाग पकड़ता है, धीरे धीरे उधर से उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और ओसीडी आपका अंदर से वीक पड़ता चला जाएगा। ओसीडी वीक पड़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, आप इंट्रूसिव थॉट्स को, वो चाहे मैजिकल थिंकिंग के रूप में हो, किसी भी उसमें हो, आप उसकी फेकनेस को पहचान पाएंगे। तो इस तरह से आप ओसीडी के चंगुल से बाहर आ जाएंगे। आप नेक्स्ट टाइम दोबारा अपना बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी और ज़्यादा मदद कर इतने आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते रहिए और बाकी वीडियोज से देखकर सीखते रहिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही डिटेल में आपने फिर भी इसको बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी क्वेश्चन को। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है देवव्रत अग्रवाल जी का। मैम, व्हाई डू थॉट्स एंड इमेजेस रिपीट इन एवरी सेकेंड even though I don't react on them in OCD? Please ma'am reply, I'm totally dependent on you, please ma'am help me. Okay, so देखिए कि अगर आप अभी उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पास्ट में उसे रिएक्ट किया होगा उस पर बहुत, और अभी वो ऑटोमेशन पर चला गया है। कोई भी चीज़ अगर ऑटोमेटिकली बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वो इमेज के रूप में थॉट कोई भी आ रहा है, इसका मतलब है वो आपके अंदर के सिस्टम का ऑटोमेशन का पार्ट है। अब ऑटोमेशन को आप ऐसे नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली आ रही है तो आपके रुकने से अभी ऑन एंड ऑफ का ऐसा कोई बटन नहीं है कि आपने स्विच ऑन ऑफ कर दिया है। आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन तभी भी आ रहा है, और हमारे अंदर कुछ भी होगा, सेंसेशन होगी, कोई इमेज थॉट आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग नोटिस ना करें। हमारा ऑब्जर्वर सेल्फ उसे नोटिस ज़रूर करेगा। तो अब आप उसे नोटिस करेंगे, आप ये जिद छोड़ दें कि वो आ क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अगर इस जिद को पकड़ कर बैठ जाएंगे कि मैं अपने आप को तभी ठीक मानूं जब ये आना बंद हो जाए, तो यानी कि अभी भी आपका फोकस उसी पर है। बिल्कुल। आप ये जिद छोड़ दीजिए, आ रहा है और आप
आपको क्योंकि पता तो चलेगा ही, लेकिन अगले पल आप अपने जिस काम को करें उसमें बिजी रखें। तो जब आपकी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलेगी तब जाकर वो ऑटोमेशन धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेशन नहीं रुकेगा। क्योंकि मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि लोग कहते हैं कि मैं अपने आप को तब ठीक मानूं तब ये आए ना। भाई आप अपने दिमाग में ऐसा खुद कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जैसे लोग ऐसे रिजिड वो बना लेंगे अपना कि मेरे दिमाग में हर एक थॉट पॉजिटिव आना चाहिए, अब आपने जिंदगी भर की परेशानी अपने गले ले लिया। ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि दिमाग इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। हाँ, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने दिमाग को कि आप सही डाटा उसमें डालें, लेकिन फिर भी अगर कुछ थॉट बनेगा तो वो आएगा। तो आप बस ये जिद छोड़ दीजिए कि ये आ क्यों रहा है, उसे आने दीजिए, अभी वो कुछ दिनों तक आएगा, क्योंकि ऑटोमेशन का प्रोसेस धीरे धीरे फेड होता है और आपका दिमाग उसे अपने आप ही खत्म करेगा। आप उससे ये जिद छोड़ते ही आप फ्री होना शुरू हो जाएंगे। आप जस्ट 30 डेज तक मेरे कहने से ये कर कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फर्क होगा और आप अपने अंदर रिलैक्सेशन के लेवल को बढ़ाते रहिए, एक्सरसाइजेस ज़रूर करते रहिए। बिल्कुल मैम, आपने काफ़ी सारे ना जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें एक चीज़ मेनली बोली आपने कि आप ब्रीदिंग ज़रूर करो, एक्सरसाइज ज़रूर करो और अपने थॉट को अंडर कंट्रोल रखो। आई थिंक आधी प्रॉब्लम तो तब सॉल्व हो जाएंगी। थॉट्स तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं अगर आपका दिमाग शांत है। हाँ, बौखलाया हुआ दिमाग ही ज़्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करता है। आप देखिए, जब भी आप किसी भी काम स्टेट में होते हैं, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं या किसी और भी ऐसे आप आज रिलैक्स फील करें, आपके अंदर थॉट्स कितने कम होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो आपके अंदर एंटी एंजाइटी मॉलिक्यूल गाबा को बढ़ाती हैं और आपको बहुत नेचुरली रिलैक्स रखती हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैम लास्ट क्वेश्चन अंकित जी ने पूछा है, मैम मैं स्टैंडिंग मेडिटेशन करता हूँ, मेरा ओसीडी का थीम चेंज हो जाती है और थॉट्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, प्लीज़ आप बताइए इसका क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ और कैसे इसको मैं ठीक करूँ? स्टैंडिंग मेडिटेशन लाइक मेडिटेशन स्टैंडिंग भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं और आप बैठ कर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट मेडिटेशन स्टैंडिंग करने से ओसीडी के थीम के चेंज होने का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ओसीडी में बड़ा कॉमन है कि थीम चेंज होती रहती है। अब आपकी कौन सी थीम है और कौन सी थीम शिफ्ट हो रही है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है। आप क्या करें कि अगर स्टैंडिंग मेडिटेशन से आपकी कनेक्टिविटी लग रही है कि ओसीडी की थीम इसलिए चेंज हो रही है, तो आप बैठ कर मेडिटेशन करें। आप जो है ना मेडिटेशन से थीम चेंज होने को कनेक्ट करने की बजाय अंडरस्टैंड करें कि ओसीडी में बड़ा कॉमन होता है थीम चेंज होना। सो थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ब्रेन को रिलैक्स रखना। और ब्रेन को रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं और आप अलग अलग इतने सारे मेडिटेशन हैं, क्योंकि ये कौन सा मेडिटेशन करते हैं वो भी नहीं पता। सो ओसीडी वालों के लिए गाइडेड मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है और एक फोकस गेजिंग मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप गेज करते हो किसी एक पॉइंट पर, लगातार फोकस करते हो, तो उससे आपके अंदर थॉट पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। गाइडेड मेडिटेशन करते हो तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट आपके अंदर जाती रहती है, तो आपको उसे फॉलो करना आसान है। ध्यान अब तभी भी भटकता है ओसीडी वालों का, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता है और ये ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। आप अपना क्वेश्चन रीपोस्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी बहुत स्पेसिफिक मदद कर पाऊँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा वेग है तो इसका बहुत स्पेसिफिक आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अच्छा मैम, ये वैसे काफ़ी यूनिक था मेरे लिए सुनना कि थीम चेंज होता रहता है। तो थीम बहुत कॉमन है, थीम चेंज होता है ओसीडी में ना। बहुत सारे लोगों को क्लीनिंग से स्टार्ट होगा, फिर उनका काउंटिंग पर भी आ जाएगा, फिर उनका चेकिंग पर आ जाएगा, किसी का रिलीजियस शिफ्ट हो जाएगा, किसी के कुछ थीम चेंज हो जाती है। ओके मैम, सो हमने काफ़ी सारे डिटेल क्वेश्चन कंप्लीट करे एंड आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प भी मिल गई होगी। काफ़ी आपने अच्छे से बताने की कोशिश करी जबकि क्वेश्चंस कंप्लीट भी नहीं थे। सो थैंक यू सो मच मैम। अब एक छोटा सा, जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी कर चुके, क्विक रैपिड फायर कर लेते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से लोगों को समझ में आ जाए। सो मैम पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ओसीडी? कोई भी रिपीटेशन माइंड में होना, चाहे वो रिपीटेशन हो रहा है आपका थॉट्स का, इमेज का, कोई भी सॉन्ग साउंड आपके दिमाग में हो रहा है, कुछ भी, और आपको बहुत अर्ज आ रही है कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंग्जाइटी हो रही है, कोई डर लग रहा है, कोई एक्शन रिपीटेडली करना या एस्केप करना। ओके, सो हाउ इज ओसीडी डायग्नोस्ड? क्लिनिकल इंटरव्यू से होती है और बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल होते हैं जिसका क्राइटेरिया हम चेक करते हैं। Okay, so are there any effective self-help strategies for managing OCD? श्योर, माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस करते हैं और जो भी आपके ओसीडी के ट्रिगर्स हैं उनको
आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर आप एक्सपोज करते हैं धीरे धीरे, तो इससे आराम से खुद भी अपनी मदद की जा सकती है। एंड मैम आपका तो एक गोल्डन रूल भी है, मैम एक बार बस प्लीज बता दीजिए। किसी भी समस्या का समाधान बिना दवाइयों के कर सकते। ओके, सो यस ऑफ कोर्स, ये तो है ही, और मुझे लगता है कि लोगों को रट्टा भी लगता होगा उस चीज का, ठीक है ना, कि किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान बिना दवाइयों के हो सकता है। ये मैम का गोल्डन रूल है गाइस, तो आप लोग बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली मेरे गोल्डन रूल कई सारे थे, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई जब पूछा which one। ओके, सो मैम नेक्स्ट है, कैन ओसीडी सिम्टम्स फ्लक्चुएट ओवर टाइम? यस, फ्लक्चुएट, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया, थीम चेंज हो जाती है कि सिम्टम्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कुछ। मैम बहुत दिक्कत होती होगी वैसे उन लोगों के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता होगा। अभी तो मुझे ये पता लगा कि अभी मेरे को क्लीनिंग का है, फिर एकदम से शिफ्ट होके मुझे काउंटिंग का, जैसे आपने सीरीज और थीम भी चेंज होती है और सिम्टम्स भी चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल। कैन ओसीडी बी ट्रीटेड विदाउट मेडिसिन? 100% किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान बिना मेडिसिन के हो सकता है, और 100% हो सकता है। मेरे पास मतलब हर दिन रिकवरी स्टोरी होती है, लेकिन क्या होता है कि हर पर्सन कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, या कुछ की शादी होने वाले होती है, कुछ पढ़ रहे होते हैं, किसी को कम्युनिटी अलाउ नहीं करती है, बहुत कुछ। अगर मेरा बस चले और ऐसे अभी हमारे सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस आ जाए, लोग ओपन माइंडेड हो जाएं, तो मुझे लगता है कि सारा यूट्यूब चैनल मेरे इस स्टोरी से ही भरा हुआ हो। हर आदमी कैमरे के सामने आके बता रहा है कि अरे मेरी ओसीडी ठीक होगी, मेरी ओसीडी ठीक होगी, मेरी कोई दवाई नहीं खाएगी। टैबू बना हुआ है कि हम शेयर करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल 100% ठीक हो सकती है। अमेजिंग मैम, सीरियसली आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन मैम एक पर्सनल मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट है, हाँ, तो मैम जब सर आपसे अभी झूठ बोलते हैं या सर कुछ कहते हैं, तो आप उन्हें पकड़ लेते हो उनके एक्शंस के थ्रू? कैसे एक्चुअली क्या आप झूठ बोल रहे हो? ये तो मेरे हस्बैंड की एक तरीके से कहते हैं ना कि किसी किसी की किस्मत थोड़ी सी खराब होती है, वो यही है। वो कहते हैं किसी की भी बीवी साइकोलॉजिस्ट नहीं होनी चाहिए। झूठ तक नहीं बोल सकते घर में, वो तो आंखें भी देख लेगी, बातें भी पकड़ लेगी ऐसे करके, तो वो बेचारे हिम्मत ही नहीं कर पाते झूठ बोलने की। वो यही बस यही कहते हैं जब भी, यार बस बीवी साइकोलॉजिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझ जाती हूँ कि कुछ झूठ बोलना चाह रहे होंगे जो कि बोल नहीं पा रहे होंगे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वो एक्चुअली बोलते नहीं, अभी मैंने उन्हें सुधार दिया है उनको। मैम सर सोचते होंगे कहीं ना कहीं कि मैं भी अभी पढ़ूंगा थोड़ा बहुत, ताकि मैं इनको बता सकूं कि कैसे। हाँ, वो बोलते हैं कई बार कि मुझे सिखाओ ये टेक्निक, क्या करती हो तुम ऐसे करते हो। मैंने कहा वाह, तुम्हें सिखाती तो फिर पकड़ूंगी कैसे, नहीं सिखाती मैं इसलिए। अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हमको आज की कैसे डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू बिना मेडिसिन के हम घर बैठे ठीक हो सकते हैं, राइट? सो मैम आप लास्ट में एक फ्यू वर्ड्स कहना चाहते हैं अपनी फैमिली से, यूट्यूब फैमिली से? ऑफ कोर्स माय डियर वंस, आप अपना खास ख्याल रखा करो और डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करो। मेरा यकीन मानो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपकी 50% प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और लिख कर प्रैक्टिस करो, अपने जो भी थॉट्स डिस्प्यूट करो, जो नया थॉट आप बना रहे हो उसको अपने अंदर फीड करने के लिए उसे बार बार लिखो, और डर के आगे जीत है, इस बात का ख्याल रखो। ओसीडी को आप बिना दवाइयों के अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकाल सकते हो, और मेरी इस बात को भी ध्यान रखना कि वो दोबारा कभी आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। क्योंकि आप जब अपनी मेहनत से उसको दूर खदेड़ दोगे ना, भगा दोगे, तो वो दोबारा आपकी तरफ नहीं आएगी। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि आप अपना खास ख्याल रखो, आप मेरे डियर वंस हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस Q&A सेशन, और आप लोगों के लिए और सीरीज और Q&A सेशंस आते रहेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में भर दीजिए अपने क्वेश्चंस को, एंड मैम तो अपने आपको रोक ही नहीं, स्पेसिफिक क्वेश्चन, और आपको पता है कि मैम रोक ही नहीं पाएंगे आपके आंसर्स करने के लिए उन क्वेश्चंस को। सो प्लीज जो आपको फील हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड थैंक यू सो मच अपने थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने के लिए। मैम लास्ट में एक बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं जाने से पहले, 4-7-8 वाली। बिल्कुल शो कर लेते हैं, एंड प्लीज डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, अब साथ में कर भी लो। और ओके, चलो तो आराम से स्पाइन को स्ट्रेट कर बैठो। ओके मैम, आंखें बंद करनी है, आराम से लंबा गहरा सांस शरीर के अंदर भरें, होल्ड, रिलीज, स्माइल। थैंक यू सो मच मैम, बाय गाइस, बाय बाय।